हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताएंगे सभी साथी, और जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। और जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उन सभी साथियों को आप लोग बुला लीजिए, है ना। तो सभी साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से आ जाओ भाई, ताकि हम लोग क्या कर पाए, सेशन को स्टार्ट कर पाए। और जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन सभी साथियों को आप लोग क्या करेंगे, बुला लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, देख लें एक बार आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, जीके जीएस के बहुत ही शानदार और प्लस स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन भाई बहुत ही शानदार होंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा सा आप लोग भाई, है ना, आप भी शेयर कर दिया करो। जो भी साथी नए हैं तो वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जो आपका पहला पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप सभी को क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, एग्जामपुर एप्लीकेशन पर एक बहुत ही शानदार आपकी योजना चल रही है। और ये योजना क्या है भाई, मिशन वर्दी योजना। क्या है, मिशन वर्दी योजना है। अब आप कहोगे कि इस मिशन वर्दी योजना में आखिर ऐसा क्या है खास। तो मिशन वर्दी योजना के तहत भाई पूरा का पूरा एग्जामपुर परिवार, आप मतलब कहीं ना कहीं पूरी मेहनत कर रहा है कि आपको एक वर्दी मिल जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका और आपके परिवार का क्या है भाई, सपना है कि हमें एक वर्दी मिलनी चाहिए। हमारे परिवार में एक भाई वर्दी का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्दी का सदस्य होना चाहिए, है ना। तो वो आपका क्या होगा भाई, पूरा होगा। वो आपका क्या होगा, पूरा होगा, वर्दी वर्दी मिशन योजना से। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपकी वर्दी मिशन योजना है। इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, इसमें आपको भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी, इन 3 प्रकार की वैकेंसियों की आपको एक साथ तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भाई। अब इस मिशन वर्दी योजना में आपको भाई ये आपका कब स्टार्ट होगा, तो ये आपका दिवाली के बाद से स्टार्ट होगा। कब से, दिवाली के बाद से क्या होगा भाई, स्टार्ट होगा, है ना। दिवाली के बाद से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये आपका दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, तो बस ज्यादा दिन नहीं रह गए, बस आपका होने वाला स्टार्ट। ठीक है। बात आती है इसमें फीस कितनी, 1400 रुपए इसकी फीस है। लेकिन उन लोगों की फीस है जिन्होंने प्री बुकिंग नहीं की थी। जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर ली उनकी फीस कितनी है, 1300 रुपए। कितनी है, 1300 रुपए। ठीक है। इस प्रकार से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे भाई जब आपकी क्लासें चलेंगी तो आपको भाई पूरी की पूरी लाइव क्लासें दी जाएंगी, और 1200 प्लस घंटे आपको क्लास दी जाएंगी। तो जब 1200 घंटे आपको क्लास मिलेंगी तो 1200 आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, है ना। यहाँ पे 30 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। 30 प्लस क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका पेपर मिल जाएंगे, वो भी क्विज फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको 50 प्लस क्या मिल जाएंगे, 50 प्लस पीवाईक्यू आपको विद सॉल्यूशन पेपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज भी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्विज भी मिल जाएंगी। ठीक है भाई। यहाँ पे आपके डाउट सेशन भी मिल जाएंगे, डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। 2500 प्लस यानी 2500 प्लस आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है भाई। और यहाँ पे अपडेटेड आपको क्या दी जाएगी, मैगजीन भी दी जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है भाई। और सारी की सारी क्लासें आपकी कैसी रहेंगी भाई, फाउंडेशन क्लासेस रहेंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी फीस रहेगी। यदि आप लोग कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो आपकी ये फीस रहेगी। यदि आप लोग पर्टिकुलर कोई भी एक बैच लेना चाहते हैं, जैसे आप लोग केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच लेना चाहते हैं, तो ये आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपकी फीस हो जाएगी। यदि आप लोग दिल्ली पुलिस या आपका एसएससी जीडी का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। बस 100 रुपए का डिफरेंस है, जिसने प्री बुकिंग कर लिया उसको 100 रुपए कम पड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात ये आती है कि इसको हम लोग परचेस कैसे करें। तो परचेस करना कैसे है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड जब करोगे तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा पेड कोर्सेज का, उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई कोर्स के नाम से। तो यहाँ पे आप लोग कर देना भाई साहब, अपना वर्दी कोड भर देना और यहाँ पे आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपकी क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ये जो आपकी क्लास है आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है भाई। आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। ये देखो आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर कर देंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आप लोग जानते हैं आपसे भाई पूर्वी पूछा जाए, आपसे पूर्वी पूछा जाए, या आपसे पश्चिमी पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए, या आपसे उत्तरी राज्य पूछा जाए, उत्तरी राज्य पूछा जाए, या आपसे दक्षिणी राज्य पूछा जाए, दक्षिणी राज्य पूछा जाए। तो आप क्या बता दोगे भाई, भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आप गुजरात बताओगे। क्या बताओगे, गुजरात बताओगे। और उत्तरी राज्य कौन सा बताओगे, तो हिमाचल प्रदेश। कौन, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश बताओगे। लेकिन जो दक्षिणी राज्य है ये कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी राज्य आपका हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप कहोगे इंदिरा कौर है। दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो सरक्रीक या आपका गुहार मोती है जो गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो आप कहोगे किबथू है जो कि कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आंसर क्या लगाओगे, अरुणाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले ये हमारा क्या था, एक यूटी था। क्या था, यूटी था। और इसको हम लोग नेफा के नाम से जाना करते थे। किस नाम से, नेफा के नाम से जाना करते थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता था। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। लेकिन इसको एक राज्य का दर्जा कब दिया गया, राज्य का दर्जा, इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। कब, 1987 में दिया गया। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, एक बार सभी लोग सेशन को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। आवाज आपकी परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आपकी परफेक्ट आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। सभी लोग सेशन को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। आवाज आपकी बहुत बढ़िया भाई। तो थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर करते जाइए, सभी साथी शेयर करते जाइए, ताकि भाई बहुत ही अच्छे से आपका सेशन चल पाए। ठीक है भाई, आपके सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत पूरा का पूरा देश हो जाएगा अपने राज्यों के साथ। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई, आप कहोगे गांधी ने दिया था। किसने दिया था, गांधी ने दिया था। अब जब गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जब गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये कब दिया था, ये 1942 में दिया था। और 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किसके उपलक्ष्य में चलाया गया था, तो आप कहोगे क्रिप्स मिशन के, क्रिप्स मिशन के फेल होने के उपलक्ष्य में। क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। जब जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो भारतीयों ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि भाई क्या हो जाए, भारत आजाद हो जाए। तो उसके लिए बाद फिर क्या चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसका जो प्रस्ताव है वो किसने तैयार किया है, तो गांधी जी ने तैयार किया है। किसने, गांधी जी ने तैयार किया है। लेकिन इसको पेश किसने किया, इसको पेश किया किसने, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहां पे किया, तो बंबई अधिवेशन में। कहां पे, बंबई अधिवेशन में। कब पेश किया, 8 अगस्त को। कब, 8 अगस्त 1942 में पेश किया। तो ये कब पास हुआ, 9 अगस्त को। कब, 9 अगस्त 1942 में पास हुआ। और 9 अगस्त को क्या शुरू हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा भाई सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी में महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो। क्या बोलते हैं, करो या मरो भाई साहब, कुछ भी करो। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन ये आपका कब शुरू होता है, तो ये आपका 7 अगस्त को, कब 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और ये कहां पे, बंगाल वाले पार्ट में, कहां पे, बंगाल वाले पार्ट में क्या होता है, शुरू होता है। ये भी आपको क्या करना है, पॉइंट नोट करना है। शबनावज्ञा आंदोलन जो है ये आपका कब शुरू होता है, ये आपका 1930 में चलाया जाता है। कब, 1930 में चलाया जाता है। लेकिन असहयोग आंदोलन ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये आपका कब, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये भी आपको नोट करना है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो चरखा होता है। क्या होता है, चरखा चले, है ना, चरखा चले। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, सी लगाओगे। क्या लगाओगे, सी लगाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक, है ना, भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में प्राप्त हो जाए, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, या ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे हमने बोल दिया जल, हमने क्या बोल दिया, जल, जल से आप क्या बना लो, बर्फ बना लो, जल से क्या बना लो, बर्फ बना लो, बर्फ से जल बना लो, और जल से बर्फ बना लो। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी भाई भौतिक परिवर्तन। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है, याद रखना, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो पुनः प्राप्त ना किया जा सके। जैसे भाई मिट्टी के तेल का जलना, पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना। लकड़ी एक बार जल जाएगी तो क्या आप दोबारा उसको लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। अखबार है, अखबार का जलना, अखबार एक बार जल जाएगा तो वो दोबारा अखबार की फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है भाई। तो जैसे आपने देखा कि गैसों को द्रवों में बदलना, द्रवों से फिर गैस में बदल लो, ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठोस को द्रव में बदलना और द्रवों को ठोस में बदलना, ये भी आपका भाई भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, लोहे को पिघला लो और फिर लोहा बना लो। द्रवों को गैस में और गैसों को द्रव में, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, यानी पदार्थों का किण्वन। जब पदार्थ एक बार हमारे सड़ जाएंगे तो उन्हें दोबारा हम अच्छे फॉर्म में ला सकते हैं। खाना एक बार जब आपका सड़ जाए तो उसे दोबारा सही कर सकते हैं, खाने योग्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सड़ गया, खराब हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बकाया ये 3 क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों का वह भाग क्या कहलाता है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिका बोलते हैं, या अधिपेशिका बोलते हैं, या एक्टिन बोलते हैं, या फिर आपका मायोसिन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी मांसपेशी है, जो आपकी मांसपेशी है वो किससे जुड़ी होती है, तो आप कहोगे भाई वो तो हड्डी से जुड़ी होती है। किससे, हड्डी से जुड़ी होती है। किससे, हड्डी से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए मांसपेशी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, मांसपेशी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, तो आप कहोगे टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडन। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं, हड्डी और हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, कई बार हमसे ये पूछा गया है कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो आप बताओ कि लिगामेंट कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश के निम्न में से, श्वेत प्रकाश में आना चाहिए वैसे यहाँ पे, श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म हो जाएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण निकलती है तो वो अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है भाई, विभक्त हो जाती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कितने, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जिसमें से जो ऊपर होता है ये क्या होता है, लाल रंग होता है। सबसे जो नीचे होता है ये क्या होता है, बैगनी रंग होता है। क्या होता है, बैगनी रंग होता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन। बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। ये भी आपको नोट करना है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, रेड।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आप कहोगे कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है भाई? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर और आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्या होता है? प्रकाश का आपका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है भाई, दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? झुकती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका भाई मुख्य फोकस की ओर क्या होती है? झुकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो जी, तो किसी दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिरांक है या स्थिरांक होता है। इसे क्या कहा जाता है या ये कौन सा नियम है? तो जैसे हमने बोल दिया साइन आई, आपतन कोण की ज्या क्या होती है? साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? साइन आर। क्या होती है? साइन आर। और ये क्या है? एक स्थिरांक यानी नियतांक है। तो ये कौन सा नियम बन जाता है? ये बन जाता है बाबू हमारा स्नेल का नियम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्नेल का नियम बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन का नियम बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्नेल का नियम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका ओम का नियम है ये क्या होता है? V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR क्या होता है? आपका ओम का नियम होता है। जो न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के कितने नियम है? तो न्यूटन के 3 नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? प्रथम नियम को, तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा, तो दूसरा नियम हो जाएगा आपका F बराबर ma। क्या हो जाएगा? F बराबर ma हो जाएगा। और जो तीसरा नियम हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और ये तीनों की तीनों नियम कहाँ पे हैं? तो न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसमें क्या है? वर्णित है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? आंसर लगाओगे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये हमारे भाई क्या हो जाएंगे? ये परावर्तन हो जाएगा और ये आपका अपवर्तन हो जाएगा। लैंगरहैंस के आइलेट्स मनुष्य के किस अंग में पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका अग्नाशय में पाए जाते हैं और ये क्या हो जाएगा? आपका अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ये आपको बताना है भाई। जल्दी से आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। तो एकदम जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे भाई? इसका आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, आवाज आपकी परफेक्ट आ रही है, ताकि आप ये भी ना कह पाओ कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है भाई, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो देखो, मलेरिया एक संक्रामक रोग है, खसरा एक संक्रामक रोग है, हैजा एक संक्रामक रोग है, लेकिन जो मधुमेह है, ये आपका जो डायबिटीज है, ये आपका एक संक्रामक रोग नहीं होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। हैं? ना मानेगा, इसका भी आंसर गलत करेगा, पागल सा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है? 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है? ये आपको क्या करना है? बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ कि 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है? पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो देखो, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है? ये क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। जैसे हमने बोल दिया पानी, तो पानी भाई आपका क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, पानी जमना,
पानी जमना कब से शुरू होता है? तो आप कहोगे भाई ये 4 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, पानी जमना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए ये पूर्ण रूप से कब जम जाता है? पूर्ण रूप से तो आप कहोगे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पूर्ण रूप से जम जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पानी है ये भाप कब बनने लगता है? तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या आप लोग जानते हो ये क्या कहलाता है? ये आपका मीथेन का फॉर्मूला है। किसका? मीथेन का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ये आपका कहां से, धान के खेत से पाया जाता है। धान के खेत में क्या पाई जाती है, ये आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। और आपका गोबर गैस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, गोबर है ना, गोबर गैस में भी कहीं ना कहीं आपका मीथेन गैस प्राप्त हो जाती है। ये भी आपको नोट करना है। जो CCl4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है भाई। लेकिन आप कहोगे भाई कि ये जो आपका लिखा है C2H6 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मैथ बोलेंगे तो 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो CH3 ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। और ये क्या है, बहुत ही जहरीला पदार्थ है, जहरीला। ये बहुत ही जहरीला है, ये बहुत ही जहरीला होता है बाबू। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, भाई ए लगाओगे। क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ठीक है। तो जहरीला होता है भाई साहब, समझ गए है ना, क्या होता है, जहरीला होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके और भी कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको नॉर्मल से पढ़ने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। तो देखो हवा, या इसी को आप लोगों से क्या बोल दे, वायु बोल दे कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आप लोग क्या बताओगे कि वायु या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁸ कितनी होती है, 8 होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है भाई, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल नाइलॉन में कितनी होती है, नाइलॉन में कितनी होती है? तो आप क्या कहोगे भाई, ये होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है, जल में, तो आप कहोगे प्रकाश की चाल जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसमें होती है, जल में होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो आप कहोगे भाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल कांच में होती है। लेकिन राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, भाई ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश का वेग धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, धरती तक? तो आप कहोगे इसका जो वेग है वो धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड, या आपका 500 सेकंड, या आपका 500 सेकंड। ये आपका क्या लगता है, टाइम लगता है। जिनमें से चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। जिनमें से चारों के चारों क्या हैं भाई, सही हैं। तो इतना टाइम लगता है प्रकाश को धरती तक पहुंचने में, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई। आंसर क्या लगाओगे, ए लगाओगे। रावण वन किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो देखो जो रावण वन है ये किस देश का हो जाएगा, ये भाई श्रीलंका का हो जाएगा। किसका, श्रीलंका का हो जाएगा। क्योंकि आप लोग नाम से ही समझ जाओ, रावण की लंका कहां थी, श्रीलंका में थी। तो ये रावण हो जाएगा। रावण जो आपका वन है ये किस देश का है, श्रीलंका का। भाई आपका क्या हो जाएगा, पहला उपग्रह अनुसंधान हो जाएगा। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से? तो यूएसए की सहायता से। किसकी, यूएसए यानी अमेरिका की सहायता से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में ऐसा कौन सा देश था, जिसने सबसे पहले अपना क्या किया था, उपग्रह लॉन्च किया था? तो ऐसा कौन सा था, रूस था, जिसने भाई 1957 में, कब, 1957 में क्या कर लिया था, अपना उपग्रह लॉन्च कर लिया था। और इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट इसका क्या था, नाम था। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने अपना प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो आप कहोगे इसका क्या नाम था, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका क्या नाम था, आर्यभट्ट। और इसको आपका 19 अप्रैल, कब, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च कराया गया था। ये भी आपको नोट करना है। जो आर्यभट्ट हैं ये गुप्त काल से संबंधित थे। किससे, गुप्त काल से संबंधित थे। और इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। किसकी, शून्य की खोज की थी, यानी जीरो की खोज की थी। और इन्होंने ही दशमलव पद्धति
पद्धति की खोज की थी, किसकी, दशमलव पद्धति की खोज की थी, ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ए लगाओगे। नेक्स्ट, अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखो जैसे हमने बोल दिया अम्ल, अम्ल 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 आपके कौन कौन से होते हैं, HCl, और क्या होता है H2SO4, और क्या होते हैं HNO3, ये हमारे क्या हैं, अम्ल हैं। जब इनकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, धातु कार्बोनेट से करवाएंगे, Na2CO3 इससे करवाएंगे, तो क्या हमें यहाँ से HCl प्राप्त नहीं होगा, सॉरी यहाँ से हमें H2O प्राप्त नहीं होगा, जल प्राप्त होगा भाई, हो जाएगा जल, तो हमें यहीं से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जल तो। और यहाँ से हमें क्या, नमक प्राप्त नहीं होगा, HCl प्राप्त नहीं होगा, HCl हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से NaCl, सॉरी नमक यानी NaCl प्राप्त नहीं होगा, NaCl प्राप्त नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो यहाँ से Na प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से Cl प्राप्त हो जाएगा, तो हमें नमक प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें नमक भी प्राप्त हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें यहीं से प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें CO2 भी प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें ये पता चलता है कि जब अम्ल की क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, धातु कार्बोनेट से करवाते हैं, धातु कार्बोनेट से करवाते हैं। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, और ये सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, धातु कार्बोनेट, ठीक है। तो हमने धातु कार्बोनेट से कराई तो हमें जल भी मिल गया, नमक भी मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, यानी ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई बात? यदि बात समझ में आ गई है तो भाई साहब मजा आ गया। एक बार सेशन को शेयर कर दो दिल से, मजा आ जाएगा भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकते हैं? राज्य का शासन संभाल सकते हैं, तो राज्य का शासन संभाल सकते हैं वो आर्टिकल किसके अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार। क्योंकि आर्टिकल 356 के अनुसार क्या लगाया जाता है, वही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ पे लगाया गया था? पहली बार ये लगाया गया था बाबू आपका पंजाब में लगाया गया था। कहां पे? पंजाब में लगाया गया था। राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार कहां पे लगाया गया है? तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार आपका यूपी में लगाया गया है। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? डी लगाओगे। क्या लगाओगे? डी लगाओगे। आर्टिकल 343 के अनुसार क्या होता है, जो हिंदी है ना, हिंदी राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको नोट करना है। तो ये हमारे भारत के संविधान में है। तो भाई भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 17 में है, ये भी आपको नोट करना है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में है, आर्टिकल 343 में है। इसको राजभाषा कब बनाया गया था? तो आप कहोगे 14 सितंबर को बनाया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? भाई डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। आर्टिकल 352 के अनुसार क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी लगता है। क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लिखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसके अनुसार लगता है? तो आप समझ जाओगे कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 के अनुसार लगता है। लेकिन आर्टिकल एक क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ सही कह रहे हैं कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 है, वह तत्व क्या कहलाते हैं? तो देखो इनका तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है, 10 है, और 18 है, और 36 है, और आपका 54 है। क्या है? 54 है। तो इनका जो भाई बाहरी कक्षक होगा वो क्या होगा? पूर्ण भरा होगा। क्या होगा? पूर्ण भरा होगा। देख लेना आप। तो ये क्या है? 18वें वर्ग की, ये 18वें वर्ग की क्या है? पहचान है। और 18 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? भाई बी आ जाएगा। 18 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? नोबेल गैसें भी कहा जाता है, नोबेल गैसेस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है?
शून्य समूह कहा जाता है, शून्य समूह कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है, शून्य समूह भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अक्रियाशील तत्व, अक्रियाशील, क्रियाशील, और क्या कहा जाता है? अक्रियाशील तत्व भी कहा जाता है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई बी लगाओगे। क्या लगाओगे? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आंसर क्या लगाना है आपको? भाई बी लगाना है। हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वो हम लोग किस में रखते हैं? वो भाई आपका वर्ग नंबर 17 में रखते हैं। किस में रखते हैं? वर्ग नंबर 17 में रखते हैं। ठीक है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया था? पदभार क्या किया था? ग्रहण किया था। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार क्या किया था? ग्रहण किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने, या आपका एन संजीव रेड्डी ने, या फिर आपका वीवी गिरी ने, या फिर क्या हो जाएंगे? एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। तो देखो, क्या आप लोग जानते हैं हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बिहार गांधी। क्या बोलते हैं? बिहार गांधी बोलते हैं, क्योंकि ये बिहार के सीवान जिले के थे। और ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो आपका 1952 से लेके 1962 तक ये क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ये भी आपको नोट करना है। फिर इनके बाद किसको बनाया गया? इनके बाद बनाया गया राधाकृष्णन को। और ये कब बने? 1962 से लेकर आपका 1967 तक रहे। कब तक रहे? 1967 तक रहे। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। ठीक है भाई, राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं? देश रत्न बोलते हैं। देश रत्न बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? देश रत्न बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे भारत देश के क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे राष्ट्रपति हो जाएंगे। बंदोदकर गोल्फ ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका भाई बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? एसआई, ये आपको बताना है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताओ। तो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो जूल का मात्रक क्या होता है? इसका जूल किसका मात्रक होता है? तो ये तो भाई कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो आप कहोगे अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल, तो आप कहोगे 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये भी हमसे कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा क्या होती है? तो आप कहोगे ML2 और T-2, ये क्या होती है? कार्य की विमा होती है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्ट या वॉट किसकी मात्रक होता है? तो ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का मात्रक होता है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई सी लगाओगे। क्या लगाओगे? सी लगाओगे। एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम लोग भाई ए से प्रदर्शित करते हैं, या इसको हम लोग धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। अमीटर से मापा जाता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है भाई, आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं भाई, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ जी, आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका हक है ना? कहते हैं ना, मुझे हक है कमेंट करने का। तो भाई हक है आपको भाई कमेंट करने का। ठीक है, कह रहा पागल सा कि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कुछ मात्रक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मात्रक हो जाएंगे बाबू, जो हमसे नॉर्मल से पूछे जाते हैं कि क्यूरी मात्रक होता है तो रेडियन विखंडन का होता है। ठीक है भाई, बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ऐसे आपकी नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रम दाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? जो दूसरों पर आश्रित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट, यौगिक CS3 CS2 CS3 का आयुपीएसी नाम बताइए। यौगिक CS3
CH2 CH3 का IUPAC नाम बताइए, जल्दी से आपको क्या बताना है, इसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो एक कार्बन के समूह को क्या कहा जाता है, मैथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मैथ कहा जाता है। एक कार्बन के समूह को मैथ कहा जाता है। दो कार्बन के समूह को क्या कहा जाता है, एथ कहा जाता है। तीन कार्बन के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। तो तीन ही तो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब ये क्या है भाई, ये एल्केन परिवार के तत्व हैं। एल्केन, एल्केन परिवार के तत्व हैं। तो एल्केन परिवार का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन परिवार का फॉर्मूला होता है। तो एन की संख्या कितनी है, एन की संख्या 3 है। देखो कार्बन 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दो एन की जगह। तो C3H, 2n है ना, तो 2 × 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, C3H8। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भाई प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। तो C3H8 यानी 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8 ये किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, इसको आप लोग क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। इसको एक बार आप लोग क्या कर लो भाई, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो ये आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान, ये किसका, द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। मीटर किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो ये भार का मात्रक होता है। किसका, भार का मात्रक होता है। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग भाई, डी लगा दोगे। क्या, डी। जो न्यूटन होता है इसकी विमा क्या होती है, विमा, विमा क्या होती है, तो आप कहोगे MLT-2। ये क्या होती है, इसकी विमा होती है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, एक न्यूटन, चलो जी आंसर क्या लगाओगे, डी लगाओगे। नेक्स्ट, तपेदित रोग किस अंग की एक बीमारी है। तपेदित जो रोग है वह किस अंग की एक बीमारी है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बताओ। जो तपेदित रोग है यह किस प्रकार के लोगों की क्या है, एक बीमारी है। ये आपको क्या करना है, बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये मतलब किस प्रकार के रोगों की नहीं, ये किस प्रकार के अंग की एक बीमारी है। तो ये फेफड़ों की एक बीमारी है। किसकी, फेफड़ों की। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ रोग हैं और आपके संबंधित अंग भी है। जैसे हमने बोल दिया चेचक, तो ये चेचक संपूर्ण शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमने बोल दिया कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या मायोपिया, है ना, या आपका मोतियाबिंद, या आपका मतलब जो भी रोग होते हैं, या हमने बोल दिया आपका रतौंधी आती है। रतौंधी भी एक रोग है। तो ये आंखों से संबंधित है। कोई कहेगा पैरों से संबंधित, तो कैसे हो जाएगा रतौंधी पैरों से संबंधित। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णहरिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरिम भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ए लगाओगे। कैरोटीन प्रोटीन है, इसके कारण दूध का क्या होता है, पीला रंग होता है। दूध का पीला रंग होता है। लेकिन जो कैसीन प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, इसके कारण दूध का क्या होता है, धवल रंग होता है। क्या होता है, धवल रंग होता है। जो दूध होता है उसको किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूध मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, तो दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ पे है, तो आप बताओगे करनाल में है। कहाँ पे है, करनाल में है। दैट इज क्लियर। आंसर क्या लगाओगे आप लोग, इसका ए लगाओगे। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ हो जाएगा, ये पित्तरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वाइल जूस हो जाएगा। ये जो वाइल जूस होता है ये क्या होता है भाई, ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये यकृत से रिलीज होता है। कहाँ से, यकृत से रिलीज होता है। और यही हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या, लीवर, यकृत। जो पित्तरस होता है ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 क्या होता है, इसका पीएच मान होता है। इसका कार्य क्या होता है, पित्त रस का कार्य क्या होता है, तो भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन
भोजन को क्या करना, क्षारीय बनाना, क्षारीय बनाना और क्षारीय बनाकर क्या करना, उसको पचाना। भोजन को क्या करना, क्षारीय बनाना और क्षारीय बनाकर उसको क्या करना, पचाना। दैट इज क्लियर, समझ गए बात को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहो भाई। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाइयों को मंजूरी देते हैं, यानी मतलब मात्रकों को मंजूरी देते हैं? तो ये कौन देते हैं, ये IUPAC देता है, IUPAC देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा USA में। कहाँ पे, USA में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, इसका आंसर आप लोग करो भाई। एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर दो भाई, सभी लोग आंसर कर दो भाई कि आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों का बिल्कुल बेहतरीन आंसर आते हुए, सभी लोगों का बिल्कुल शानदार आंसर आते हुए, सभी को क्या करना है, आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, तो जस्ता क्या है, Zn। Zn तो जिंक ही तो होता है, तो Zn, और Zn आपका एक धातु है। लोहा एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो फेड कप है, ये महिला टेनिस से, या महिला क्रिकेट से, या महिला पुरुष क्रिकेट से, या फिर हॉकी से, तो ये किससे, महिला और टेनिस से संबंधित है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। जब ये राजस्थान में है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको पिंक शहर बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1727 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। यही भारत की क्या है, कैपिटल है। यही भारत की क्या हो जाएगी, भारत की नहीं सॉरी, राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी। और यहीं पर क्या है आपका, सांभर झील है। सांभर झील है, जो कि राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सांभर झील हो जाएगी। ये भी कहाँ पे है, जयपुर में है। और जयपुर को, ये आपका पिंक सिटी है, इसको यूनेस्को में कब मिलाया गया था, तो यूनेस्को में मिलाया गया था 2019 में मिलाया गया था। 2019 में इसको यूनेस्को में मिलाया गया था। ये भी आपको नोट करना है। जयपुर में क्या है आपका, जंतर मंतर है। जंतर मंतर है, जंतर मंतर है भाई, जंतर मंतर है, जो कि ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है। इसको यूनेस्को में कब मिलाया गया था, तो 2010 में मिलाया गया था। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। दैट इज क्लियर। आंसर क्या लगाओगे, सी लगाओगे। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग की गणना के लिए किया जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की गणना के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा आंसर कर दो भाई कि क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, और ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आप सभी को क्या करना है, बताना है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा। सभी लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे भाई। तो एक बार जल्दी से आप लोग आंसर कर दो, सभी साथी आंसर कर देंगे और सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। और यदि किसी का कोई भी डाउट है, यदि किसी का कोई भी डाउट है, या आपका कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बकाया सेशन को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए और बिंदास रहिए, खुश रहिए और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए भाई साहब। तो सभी को फिर से एक बार जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, करते जय एग्जामपुर।